नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 1.2, 1.3 पढ़ ली है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, गणित वाले प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर वाले में नहीं। कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो कंप्यूटर वाला प्लेलिस्ट। और शायद उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आ गई है। आइए, आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। कैसे बुलाओगे? शेयर कर दीजिए। आ जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्त भी पढ़ेंगे। पहले शुरुआत आपसे होनी है। ओके, अब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.1 और उसके बाद 2.2। 2.1 और 2.2 ही पढ़ेंगे। 2.3 2023-24 के नए सिलेबस, ये नहीं कहूँगा नया सिलेबस नहीं है। सिलेबस में से कुछ सिलेबस से वो हटा दिया गया, तो अपना जो परिवर्तित सिलेबस है उसके अनुसार 2.3 वो हटा दी गई है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत 2.3 से, सॉरी 2.1 से। प्रश्नावली कौन सी अभी? प्रश्नावली रहेगी हमारी 2.1, जिसका नाम है बहुपद। नाम क्या है? बहुपद। अब हमें प्रश्नावली के सवाल जानने से पहले, उनको सरल करने से पहले बहुपद को जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं। और मैं कहता हूं कि बहुपद से पहले हम जानेंगे दो शब्दों के बारे में। देखिए, एक आता है ये चर और एक आता है अचर। चर और अचर। चर क्या होता है? चर वह राशि होती है, वह पद होता है जो क्या हो, समय के अनुसार परिवर्तित होता हो, जिसका कोई मान कॉन्सोनेंट ना हो, स्थिर मान ना हो, उन्हें कहते हैं चर। ठीक है, यानी परिवर्तित पद। परिवर्तित पद क्या कहलाता है? चर कहलाता है। अर्थात इसका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, मान फिक्स नहीं होता है। मान क्या होता है? अनिश्चित होता है। मान अनिश्चित उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, जिसे आप अपनी बुक में या अन्य कहीं भी जब भी सुनते हो एक्स, वाई, जेड, इसके अलावा ये ज्यादातर सुनते हो, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। और कुछ लिखा है तो हमें उसमें दिया होता है कि ये राशि है, वो चर राशि है। जैसे एस, टी, पी, इस तरह से जो कुछ आ जाए वो क्या है? चर राशि होती है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है इसके अलावा और भी आ जाता है, तो उसमें बताया हुआ होता है कि चर क्या चीज है, इसमें से कौन सा चर है, कौन सा अचर होता है। अचर फिर क्या होगा? अपरिवर्तित, जो मान बदले नहीं, अपरिवर्तित पद। अर्थात यूं कहें स्थिर मान वाला पद, स्थिर मान वाला, जिसका मान समय के अनुसार न बदले, उसे क्या कहते हैं? अचर कहलाता है। अब अचर ए, बी, पी, सी, डी, इस तरह से कुछ भी संकेत में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि सवाल किस टाइप का है। ठीक है, हरी बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर तथा
चर जो है वो ऋणेतर होने चाहिए, अर्थात उन चरों की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, ऋणेतर। ठीक है, आ रही बात सुन रहे हैं? तो क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर अचर ऋणेतर हो, क्या हो, ऋणेतर, यानी अचर और चर हो, पर जिसमें चर क्या होना चाहिए, ऋणेतर होना चाहिए। ऋणेतर का मतलब उसमें उसकी घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, चाहे वो फिर उससे युक्त पद हैं वो क्या होने चाहिए, प्लस के, माइनस के, गुणा के, भाग के, इस तरह से किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो विभिन्न जो पद हैं मिलकर के क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यानी यूं कहूं, चर व अचर, चर व अचर पदों से बने व्यंजक जो क्या हो, व्यंजक जो क्या हो, जोड़, घटाव, इन बाकी, ठीक है, गुणा आदि के रूप में हो, आदि के रूप के हो, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाता है, कहलाता है। यानी बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है जिसमें चर होते हैं, अचर होते हैं, वो दोनों जोड़ के रूप में हो सकते हैं, घटाव के रूप में हो सकते हैं, गुणा के रूप में हो सकते हैं। लेकिन जहां चर क्या होना चाहिए, चर ऋणेतर, ऋणेतर, चर क्या होना चाहिए, ऋणेतर, अर्थात चर की घात, चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक ही होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अरे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल आएंगे परीक्षा में, तो ये थोड़ी ना आएंगे, बिना इनके हम सवालों को केवल रट सकते हैं, परीक्षा में ऐसा सवाल भी आ सकता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, सॉरी, इससे पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं बहुपद के प्रकार की। किस चीज की, प्रकार की। सवाल करेंगे, सवाल तो बड़े आसान आसान है। प्रकार, प्रकार देखो, प्रकार किसके आधार पर, चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर। ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, जैसे अगर घात एक है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, दो है तो द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन है तो त्रिघात बहुपद कह देंगे, इस तरह से बहुत सारी घात है तो उसे बहुपद कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, एक तो नंबर चर्चा कर लेते हैं रैखिक बहुपद। ये प्रश्न बहुत अच्छे से बनता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, चर की घात, चर की घात क्या होती हो, ऋणेतर एक, ऋणेतर एक हो, अर्थात माइनस की ना हो, प्लस की एक हो। ठीक है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है, कहलाता है। ये रैखिक बहुपद आपके सिलेबस में इसमें नहीं पढ़ना, में कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। लेकिन ध्यान होना चाहिए, एबीसीडी के क्वेश्चनों में आ सकता है ये। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद, अब सेम ऐसा ही होगा, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो,
दो हो, धनात्मक दो, धनात्मक दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये परीक्षा में। व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात का व्यापक रूप है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, ध्यान करना इस क्वेश्चन पे। इसकी भी शर्त है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 होना ही नहीं चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 आ गया तो ये 0 आने पर ये पूरा पद क्या हो गया? इतना पद क्या हो गया? ये पद, केवल ये पद कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो बच गया कितना? इतना। तो क्या बन गया? ये द्विघात नहीं रहा ना, क्योंकि इसकी घात एक ही रही ना, तो ये क्या हो गया? रेखिक घात, रेखिक बहुपद। क्या हो गया? ये रेखिक बहुपद हो गया। इसलिए ध्यान करना, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। परीक्षाओं में इस तरह से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए, बी और सी क्या है? अचर हैं, और एक्स क्या है? चर। बस ये हो गया द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, बहुघात बहुपद, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। आपके ये है मात्र द्विघात बहुपद। इस तरह से आप इनको हल्के में ना लें, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बन के आएगा, पक्का और पक्का बन के आएगा। इसलिए ध्यान से बिना स्किप किए इसे समझें। आगे के क्वेश्चन बड़े आसान हैं, पर ये आप लोगों को इनकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, विशेष तौर से इन यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, यहाँ से इतने से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, हरी बात समझ में? चलो अब करते हैं हम सवाल। हाँ, अब आपको शायद परिभाषा वगैरह आपने सुन ली, देख ली, पढ़ ली है। अब आप क्या करते हैं? प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान करें, शायद आप इसी चीज पे उतावले हो रहे हैं, प्रश्न लेके आ गए हैं। अब प्रश्न में देखो, ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को समझना जरूरी है। वो क्यों, देख लेना। किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसके लिए? यानी कोई बहुपद है पी एक्स, देखो इस तरह से कोई बहुपद लिखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं, ये रफ काम है मेरा, ध्यान करना। ये कोई बहुपद है, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का होता है, तो अपन यहाँ मान लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस सी। ये प्लस का ही हो, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये भी इनमें से कोई एक माइनस का हो, दोनों माइनस के हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारी बात समझो। ऐसा कोई बहुपद है तो उसके लिए क्या, अगर हम इस p को किसके बराबर मान ले? y के बराबर। इस p को किसके बराबर मान ले? y के बराबर। तो हमें पता है कि y बराबर px का मान तो हमने ये ले रखा है ना, तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के कितने? 5। ये हो गए कि नहीं? ऐसा है, हरी बात समझ में? अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसका ग्राफ नीचे दे रखे हैं, तो बताओ कि px के शून्यांक की संख्या कितनी है? px के शून्यांकों की संख्या कितनी है? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि x के किन किन मानों पर, x के किन किन मानों पे y का मान क्या आ रहा हो? 0 आ रहा है। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से समझो, इसके उत्तर बड़े आसान से। देखो इसके उत्तर, ये x को कहां टच, कितनी जगह टच कर रहा है? इस x रेखा को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इसका कोई शून्यांक नहीं है। यहाँ देखो, एक जगह टच कर रहा है, एक जगह क्रॉस कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब एक शून्यांक हो गया। कितनी जगह इस x रेखा को, कितनी जगह? 1 2 3 जगह। तो इसके उत्तर तो बड़े आसान से हो गए, लेकिन यहाँ प्रश्न परीक्षा में बदला तो जा सकता है ना, इसलिए वो भी हमें ध्यान रखना है। यानी प्रश्न किधर से भी आए, किधर से भी, तुगलनुमा पद्धति से या फिर अन्य किसी पद्धति से भी आ जाए, किसी भी तरीके से हम उनसे हारेंगे नहीं, हम उनके जाल में फंसेंगे नहीं, हम उनसे बाहर निकलेंगे, चाहे कैसे ही निकले। ध्यान कर लेना, प्रश्न समझना, इसका जरूरी उत्तर तो इतना सा है। देख लो आगे आपका सवाल सॉल्यूशन। अरे भाई, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान करो, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, यानी
ये कोई px बहुपद है जो इस रूप का है, अर्थात हमने इस रूप में ले लिया है इसका मान। ये कोई बहुपद है, ये ध्यान करना, थोड़ा रफ है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बहुपद है, इसका ग्राफ नीचे दिया गया है, ग्राफ बना लिया इसने, ठीक है। x के भिन्न भिन्न मानों पर इसने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्थिति में px के शून्याकों की संख्या बताओ। प्रत्येक स्थिति में, कौन सी नहीं, प्रत्येक स्थिति में ये बताओ कि px के शून्याक कितने, अर्थात बहुपद के शून्याक कितने। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x के किन किन मानों पे बहुपद शून्य हो रहा है, पूरे बहुपद का मान शून्य आ रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। अर्थात हमने बहुपद को y के बराबर मान रखा है। देखो हमने क्यों मान रखा है, इसने कहा भी है, तो बहुपद किसके बराबर मान रखा है, y के बराबर मान रखा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि x के किन किन मानों पर y शून्य हो रहा है, अर्थात y शून्य हो रहा है तो कौन शून्य हो रहा है, बहुपद ही तो शून्य हो रहा है, px भी तो शून्य हो रहा है, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ समझना बहुत जरूरी है, शायद उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल को यहाँ ऐसा भी, उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखिए, या इस तरह से पूछ लिया जाए तो क्या करें, x बराबर py, तो इसका उल्टा ध्यान कर लेना। ये अगर बात समझ में आ गई तो यहाँ आप इस तरह से उदाहरण लेकर के अपने आप को समझ सकते हैं। मैं सब कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और आप लोग कहोगे सर हम बोर हो गए, अरे भाई बोर तो हो गए, पर बार बार से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। एक बार पढ़िए GRP एजुकेशन चैनल पर, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, ध्यान कर लेना, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको। ये भी मिटा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख दिया, ये मैंने बताया। अगर आपको बिना स्क्रिप्ट किए आपने देखा है तो आपको बताया कि सवाल इस तरह से परीक्षा में घुमा के आ सकता है। ओके, समझ में आ रही बात। अब आपको पूछा जा रहा है शून्याकों की संख्या, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें शून्याक कितने, उसका उत्तर मैं यहाँ लिखूंगा। इसमें शून्याक कितना है, 1, सॉरी 0 है, कितना है, 0 है, कोई शून्याक नहीं है, कोई शून्याक नहीं है, कोई शून्याक नहीं है। अब सीधा उत्तर निकालो तो ये देख लो कि इस ग्राफ ने एक्स एक्स, ये रेखा जो है ना इस टाइप की है। इस रेखा को क्या हिंदी में क्या कहते हैं, देखो हिंदी में इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। ये दोनों जो भुजाएं हैं इन्हें भुज, बाहु भुजा है ना, बाहुबली नहीं, बाहुभुज। आपको सर आप तो बाहुबली से लग रहे हो, ऐसा नहीं, बहु, ये देखो बहु में से क्या होता है, भुजा होती है, तो इसे क्या कहते हैं, भुज। क्या कहते हैं, भुज। और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है ना वाई एक्स एक्स, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये देख लेना, ठीक है। तो जो खड़ी वाली रेखा नहीं है वाई एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जिस तरह से आप कोटि पहनते हो तो कोटि की लंबाई इस साइड में ज्यादा होती है कि ऐसे होती है, वो बाहुबली होता है उसकी तरह चौड़ी ज्यादा वो होता है, ऐसा नहीं है, ध्यान कर लेना। इस साइड में लंबाई इसकी ज्यादा होती है, अर्थात ऐसे ही तो कोटि पहनी जाती है, तो ऐसे कोटि पहनी जाती है। तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, कोटि, ठीक है। और ये वाला भुज। ओके, समझ में आ गया होगा अब तो। चलो, तो हम देखेंगे कि इस भुज को ये ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो कोई शून्याक नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके x के भिन्न भिन्न मान, कुछ भी मान रख दे, y का मान क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। आप कहोगे सर 0 रख दो तो ये पूरा 0 का, अरे भाई px है क्या, px तो ये है px तो आपका, तो 0 कैसे हो जाएगा ये बताओ भैया। आप x का मान 0 ले लोगे तो c तो बच जाएगा ना, c तो 5 बच रहा है ना, आ रही बात समझो। तो यहाँ जो है y का मान 0 कभी नहीं हो रहा है, आ रही बात समझ में। सवाल छोटा सा है लेकिन मैं इसे लंबा समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं है, ध्यान कर लेना। इसके बाद देखो इसका उत्तर तो मिल गया होगा आपको। उत्तर तो इसका आसान सा है, उत्तर कितना हो गया इसका, एक ही जगह प्रतिच्छेद किया, इसलिए इसका शून्याकों की संख्या, यूं कहें शून्याकों की संख्या, शून्याकों की संख्या कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसने एक्स एक्स यानी भुज को एक ही जगह प्रतिच्छेद किया, तो इसके शून्याकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ध्यान करना, 1 हो गई। अब इसका अर्थ भी समझ गए क्या आप। इसका अर्थ समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखो हमें दे रखा है y बराबर px, और px क्या है, बहुपद है, तो बहुपद किसी रूप का हो सकता है, जैसे कि मान लो ये लिखते हैं, इस रूप का हो गया, अरे बात समझ में। तो ये x का ऐसा कोई एक मान है,
x का कोई एक ऐसा मान है जिस पर y का मान क्या हो रहा है, शून्य, अर्थात ये पूरा ही शून्य हो रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें रख के बताओ शून्य कहाँ हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि x का कुछ भी मान ले, x का मान 0 ले, 0 ये 0 तो ये कितना हो जाएगा, 0 का कौन बच गया, 5 बच गया। सर यहाँ तो शून्य हो नहीं रहा है, आपने कहा एक जगह हो रहा है। अरे भाई ये ग्राफ भी तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब y का मान माइनस में भी आ रहा है, और y का मान माइनस कब आएगा, जब इनमें से कोई एक संख्या क्या होगी, माइनस की। तब देखना कि एक जगह ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, ये लो, अब आप x का क्या मान रखोगे, x का मान 1 रखिए आप, तो ये कितने हो गए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितने हो गए 5, 5 में से 5 के कितने बच गए, 0। यहाँ देखो y का मान 0 आ रहा है कि नहीं, आ रही बात समझ में। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि ये x रेखा है, इस ग्राफ में हमने ये समझा कि x का केवल एक ही मान ऐसा है जहां y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, यहां शून्याकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्याकों की संख्या कितनी होगी भाई, 1 2, देखो एक तो यहाँ कट गया, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ, तो कितनी हो गई, 3। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैंने शुरू में बता दिया, उसका अर्थ आप समझें, आप केवल इसको चित्र को देख के ना समझे, शून्याकों की संख्या। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस तरह से आपको ये वीडियो लंबा लग रहा होगा, पर इसका अर्थ समझें आप बहुत अच्छे से। ठीक है, करवाने को ये 5 मिनट की थी प्रश्नावली शून्याकों की संख्या, लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आपसे बाहर नहीं जाएगा। 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 4 शून्याकों की संख्या। यहाँ देखो शून्याकों की संख्या 1 2 3, ये कितनी हो गई शून्याकों की संख्या, इसमें भी 3 हो गई है। समझ में तो आ गया होगा, शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और इस तरह से आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है, और कल हम अगले वाली वीडियो में 2.2 पूरी करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूरी किताब पढ़ेंगे आपकी 10वीं क्लास की, और वो भी जल्दी।